हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लाइफ रूट एकेडमी बाय चेतना। अगर आप एमएससी, बीएससी लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस, नेट सेट, गेट, आईसीएआर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज हम जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज म्यूटेशन। It includes mutation and its types, spontaneous mutation, induced mutation, physical mutagens, chemical mutagens, application of chemical mutagens। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं what is mutation। A sudden change in the genetic characters or in the usual DNA sequence at a particular gene locus is called as mutation. Mutation is sudden heritable change in the genotype of an organism। म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए या किसी पर्टिकुलर जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होने वाले एक सडन परमानेंट और हेरिटेबल चेंज होता है। अब समझिए, म्यूटेशन का एकदम सिंपल मीनिंग होता है टू चेंज, मतलब कहीं तो भी चेंज हो रहा है और वो चेंज कैसा है, परमानेंट है, साथ ही साथ हेरिटेबल है। अब हेरिटेबल मतलब ऐसा चेंज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम तक आ सकते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में समझे तो जब डीएनए की नॉर्मल सीक्वेंस में अचानक कोई बदलाव आ जाता है और ये बदलाव अगली जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकता है तो इसे म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को बदल सकता है, जिसके कारण उसके ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। In 1901, the term mutation coined by Hugo de Vries। म्यूटेशन शब्द का उपयोग सबसे पहले 1901 ईयर में ह्यूगो डी व्रेस ने किया था। उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर काम करते हुए म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज की थी। The majority of the mutations are harmful, but some of the mutations are found useful and may result into the evolutionary changes। म्यूटेशन के इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। कुछ म्यूटेशंस हार्मफुल होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। मतलब कि जब कोई चेंज म्यूटेशन बॉडी में होता है या जीनोटाइप में होता है तो एक तो वो हार्मफुल रिजल्ट शो कर सकते हैं या कुछ यूजफुल रिजल्ट भी शो कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ म्यूटेशन ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बॉडी में हो तो गए हैं लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं दिख रहा है। Harmful mutations examples are cystic fibrosis, albinism, Down syndrome, etc. etc. कुछ म्यूटेशन गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण बनते हैं, जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में दिया गया है। उनमें इंक्लूड होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया जिसमें हमारे ब्लड सेल्स आरबीसीज सिकल सेल शेप के हो जाते हैं, एंड नेक्स्ट इज हीमोफीलिया। बेनिफिशियल म्यूटेशन एग्जाम्पल्स आर रेजिस्टेंस टू एचआईवी, जेनेटिक वेरिएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं, जैसे एचआईवी रेजिस्टेंस से संबंधित म्यूटेशन। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, genetic variation that improve adaptation। Depending upon mode of origin, there are two main types of mutation, spontaneous and induced। म्यूटेशन को ओरिजिन की बेसिस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अगले सेक्शन में हम सबसे पहले स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमें म्यूटेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया है कि म्यूटेशन क्या होता है, किस प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं, हमारे बॉडी में उसका क्या रिजल्ट हो सकता है और म्यूटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दीज आर नेचुरली ऑकरिंग म्यूटेशन अराइज सडनली। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जो नेचुरल कंडीशन में अपने आप होता है,
इसके लिए किसी साइंटिस्ट द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा जानबूझकर म्यूटेशन यूज नहीं किया जाता। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज अ नेचुरली ऑकरिंग म्यूटेशन दैट अराइजेस विदाउट डेलिबरेट एक्सपोजर टू एक्सटर्नल म्यूटाजेनिक एजेंट्स। जो म्यूटेशन नेचुरली और बिना किसी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के होते हैं उसे हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। सच एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, atomic particles and rays, etc. etc. They continuously arise in nature, but the frequency of occurrence is very low rate. ये naturally occur होते हैं, ये अचानक या सडन नेचर के होते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी या ऑकरेंस का जो रेट है वो बहुत लो होता है। ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है वो बहुत कम मात्रा में होता है। ये कंटिन्यूस बेसिस पर नेचर में होता रहता है। मोस्टली पॉइंट म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कई नेचुरल रीजन की वजह से हो सकते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन एरर हो, टॉटोमरिक शिफ्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, स्पॉन्टेनियस डीअमाइनेशन, नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इन सभी कारणों से डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आ सकते हैं और म्यूटेशन जनरेट हो सकती है। All types of point mutations are spontaneous mutation which occur spontaneously during S, G1 and G2 phases of the cell cycle. कई spontaneous mutations सेल साइकिल के S phase यानी सिंथेसिस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन के समय होती है, लेकिन कुछ mutations G1 and G2 that is growth phase 1 and growth phase 2 में भी डीएनए डैमेज के कारण अराइज हो सकती है। Example of spontaneous mutation is eye color and wing structure in fruit fly, Drosophila melanogaster. इसमें म्यूटेशन के कारण आई कलर में वेरिएशन और विंग स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिलता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के शॉर्टली इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। ये म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, न्यू कैरेक्टर्स और अडेप्टेशन डेवलप करने में हेल्प करता है, साथ ही नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नेचुरली और बिना किसी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के होता है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जानबूझकर रेडिएशन या केमिकल्स के कांटेक्ट में लाया जाए और म्यूटेशन इंड्यूस किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? इसी सवाल का जवाब हम हमारे अगले टॉपिक में पढ़ते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन. Mutation can be induced artificially in the living organism by exposing them to certain radiation such as gamma rays, X-rays, UV rays, etc. And chemicals are called induced mutation. Induced mutation वो म्यूटेशन है जो किसी के द्वारा आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म को रेडिएशन हो या केमिकल्स के कांटेक्ट में लाकर। मतलब अगर म्यूटेशन अपने आप हो जाए तो उसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे, जो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन में देखा। लेकिन अगर हम जानबूझकर किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म पर एक्सरे, गामा रेज या किसी भी केमिकल्स यूज करके म्यूटेशन करवाए तो उसे इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहेंगे। मान लीजिए एक राइस का प्लांट है जो कम प्रोडक्शन देता है। साइंटिस्ट उसके सीड्स को गामा रेज से ट्रीट करते हैं। इट इज टोटली हाइपोथेटिकल एग्जांपल है स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एक राइस प्लांट है, उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको रेडिएशन दिए, गामा रेज। इस ट्रीटमेंट के बाद कुछ प्लांट्स में नए जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं। अगर उनमें से कोई प्लांट ज्यादा प्रोडक्शन देने लगे या डिसीज रेजिस्टेंट हो जाए तो ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन का बेनिफिशियल रिजल्ट होगा। As they are man-made, it is also called as artificial mutation और man-made mutation. क्योंकि ये म्यूटेशन नेचुरली नहीं होता, इसके पीछे ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। साइंटिस्ट खुद म्यूटेशन यूज करते हैं और म्यूटेशन इंड्यूस्ड करते हैं, तो इसलिए हम इसे नेचुरल म्यूटेशन नहीं कहेंगे। इसको आर्टिफिशियल और मैन-मेड म्यूटेशन भी कहा जाता है। देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इज हायर। हमने स्पॉन्टेनियस में देखा उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ये लो था, लेकिन इंड्यूस्ड म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकर हाई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार कोई इवेंट होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बहुत कम होता है और इंड्यूस्ड म्यूटेशन है वो ज्यादा रेट में होता है। एग्जाम्पल, अगर नेचुरल कंडीशन में 1 लाख सेल में सिर्फ कुछ म्यूटेशन हो सकते हैं, लेकिन रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद म्यूटेशन की संख्या कई गुना बढ़ सकती है।
Induced mutation caused by mutagens. These are various agents which cause mutation. Mutagen वो एजेंट होता है जो डीएनए में म्यूटेशन इंड्यूस्ड करता है। म्यूटेशन को म्यूटेशन कराने वाला फैक्टर भी कह सकते हैं, मतलब जिससे म्यूटेशन हो रहा है उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल गैमा रेज है, एक्स रेज, यूवी रेज, कुछ केमिकल्स, ये सब म्यूटेजेंस के एग्जाम्पल है। जिससे म्यूटेशन होता है उसे म्यूटेशन कहा जाता है। Induced mutation have been used to improve crops like wheat, rice, बार्ले, कॉटन etc. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। साइंटिस्ट जो है वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन का यूज करके क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे व्हीट में हाई इल्ड वेराइटीज बना ली, राइस में डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटीज बना ली, बार्ले में इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो बना ली, और कॉटन का बेटर फाइबर क्वालिटी बनाने के लिए उसमें भी इंड्यूस्ड म्यूटेशन किया गया। Induced mutation caused by mutagens such as base analogs, alkylating agents and radiation, deamination, hydroxyalanine, oxidative reactions, intercalating agents. इन सभी induced mutagens के examples हम आगे अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। अब देखते हैं म्यूटेजन के टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल म्यूटेजन, टेम्परेचर and radiation. Radiation again divided into two types, that is ionizing radiation and non-ionizing radiation. In the chemical mutagens, the examples are base analogs, alkylating agents, deaminating agents, intercalating agents etc. इसमें इसे हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट म्यूटेजेंस क्या है ये आपको समझ गया। Mutagens are mutation causing agents. There are two types of mutagen, physical mutagens and chemical mutagens. First is physical mutagen. The physical factors or agents that permanently change an organism DNA, usually through mutation, is called physical mutation. Physical mutagens are temperature and radiation. वो फिजिकल फैक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में परमानेंट चेंजेस लाकर म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं उसे हम फिजिकल म्यूटेजेंस कहेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं और म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर। द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि बॉडी और सेल्स में चलने वाली केमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर से अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा कि दूध गर्मी में जल्दी खराब होता है और फ्रिज में धीरे। रीजन इज टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को अफेक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह डीएनए के अंदर चलने वाली रिएक्शंस भी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। द रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में मशीन नॉर्मल स्पीड पर चल रही है। अगर मशीन को बहुत फास्ट चला दिया जाए तो मिस्टेक्स बढ़ सकती है। वैसे ही हाई टेम्परेचर पर डीएनए रिलेटेड प्रोसेस में एरर्स बढ़ने लगते हैं। Higher temperature can break hydrogen and phosphodiester bonds in DNA. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। साथ ही साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो डीएनए का बैकबोन है, तो ये भी बॉन्ड्स हाई टेम्परेचर पर टूट जाते हैं और डीएनए की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके रिजल्टिंग डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो सकते हैं, डीएनए डैमेज हो सकता है और म्यूटेशन जनरेट हो सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर पर डीएनए स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है उसके बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से। One study found that mutation rate in E. coli was higher at 37 degrees Celsius than at 25 degrees Celsius or 28 degrees Celsius. E. coli, that is Escherichia coli, एक कॉमन बैक्टीरिया है जो जेनेटिक रिसर्च में बहुत यूज होता है। रिसर्च में देखा गया कि 25 एंड 28 डिग्री सेल्सियस पर म्यूटेशन रेट कम था, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गया अप टू द 37 डिग्री सेल्सियस म्यूटेशन रेट ज़्यादा था। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से म्यूटेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है। यही बात ये स्टडी डिमॉन्स्ट्रेट करती है। टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट हाई टेम्परेचर म्यूटेशन रेट को इंक्रीज कर सकता है और डीएनए डैमेज भी कॉज कर सकता है।
Now next physical mutagen is radiation. Radiation is the most important physical mutagen. Radiation directly damages the DNA or nucleotide structure which might the either lethal or sublethal. जो रेडिएशन है वो म्यूटेशन कॉज करके डीएनए और न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, जो एक तो लीथल भी हो सकते हैं या सब लीथल हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, लीथल मतलब जानलेवा, लीथल का मतलब है डेथ कॉजिंग, मतलब कि जानलेवा। अगर डीएनए डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेल या ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। सब लीथल का मतलब है डैमेज तो होता है लेकिन ऑर्गेनिज्म तुरंत नहीं मरता। इस सिचुएशन में म्यूटेशन, ग्रोथ डिफेक्ट्स या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लांट सीड को बहुत हाई रेडिएशन डोज दी जाए तो सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, दैट इज लीथल इफेक्ट। अगर मॉडरेट डोज दिया जाए तो प्लांट सर्वाइव करेगा लेकिन उसमें म्यूटेशन आ सकता है, इसे सब लिथल इफेक्ट कहेंगे। रेडिएशन दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। Ionizing radiation includes X-ray, beta rays, gamma rays, electrons, neutrons and other fast moving particles. Ionizing radiations वो रेडिएशन होती है जिनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को हटा सकती है। आयोनाइजेशन का मतलब है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाना और आयन का फॉर्मेशन होना। इसी प्रोसेस के कारण डीएनए डैमेज होता है। एग्जाम्पल्स हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सरेज, बीटा रेज, गामा रेज, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। एक्सरे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन used in several medical practices for various purposes, detection of breakages in bone and sterilizing practices for destroying the microorganism. At the molecular level, the lethal dose of X-rays breaks the phosphodiester bonds between the DNA and thus result in strand breakages which cause mutation. Ionizing radiation में एक्सरे सबसे नोन एग्जाम्पल है। हॉस्पिटल में बोन फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। डॉक्टर को बॉडी के अंदर की इमेज देखने में हेल्प मिलती है। आपको एक्सरे तो पता ही होगा, जिससे हम बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं कुछ लगा तो नहीं है, कुछ इंजरी तो नहीं है। तो ये जो एक्सरे है वो वन ऑफ द नोन एग्जाम्पल है आयोनाइजिंग रेडिएशन का। एट द मॉलिक्यूलर लेवल ये जो एक्सरे है वो डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। अगर वो हाई एनर्जी में रहे तो हाई एनर्जी एक्सरेज डीएनए बैकबोन को तोड़ सकती है, रिजल्टिंग डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक हो सकती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डैमेज हो सकती है और म्यूटेशन डेवलप हो सकता है। Second is non-ionizing radiation. Non-ionizing radiation includes UV light used in sterilization and decontamination process during the cell culture and microbiological experiment. जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसका मेन एग्जाम्पल यहाँ दिया है यूवी लाइट, दैट इज अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो सन से अर्थ पर आती है। ये यूवी लाइट स्टरलाइजेशन मतलब माइक्रोब्स को मारने के प्रोसेस में या डीकंटामिनेशन प्रोसेस में यूज की जाती है ड्यूरिंग द सेल कल्चर एंड माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। द डीएनए एंड प्रोटीन एब्जॉर्ब यूवी लाइट ऑफ 260 to 280 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। द यूवी रेज आर हाईली लीथल टू डीएनए। जब यूवी रेज डीएनए पर पड़ती है तब डीएनए उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी डीएनए को अनस्टेबल बना देती है और डीएनए डैमेज स्टार्ट हो जाता है। द यूवी रेज आर हाईली लीथल टू डीएनए। लीथल मतलब डेथ कॉजिंग, यानी यूवी रेडिएशन डीएनए को इतना डैमेज कर सकती है कि सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाए। यूवी रेडिएशन डीएनए में कई तरह के डैमेज प्रोड्यूस कर सकती है। The major causes of UV radiation are base deletion, strand breakages, cross-linking and generations of nucleotide dimers, pyrimidine dimers। तो जो बेस डिलेशन है वो डीएनए के किसी न्यूक्लियोटाइड बेस का रिमूव हो जाना, उसको बेस डिलेशन कहते हैं। अगर डीएनए सीक्वेंस है ATCG, अगर उसमें एक बेस डिलीट हो जाए, जैसे ATGC से सिर्फ ATG ही बचे, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। सेकेंड, स्ट्रैंड ब्रेकेज करता है यूवी रेडिएशन, मतलब डीएनए चेन को तोड़ता है, उसके स्ट्रैंड को तोड़ता है, जिससे डीएनए डैमेज हो सकता है। थर्ड इज क्रॉस लिंकिंग। डीएनए के दो पार्ट्स या डीएनए और प्रोटीन्स के बीच एबनॉर्मल लिंकिंग हो जाने को क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को डिस्टर्ब करता है। फोर्थ इज न्यूक्लियोटाइड डाइमर। ये यूवी रेडिएशन के सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, नेट सेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब पिरिमिडिन डाइमर के बारे में
Pyrimidine dimer is the dimer found in DNA chain damaged by UV rays. They consist of two adjacent pyrimidine nucleotides, usually thymine nucleotides, in which the pyrimidine residues are covalently joined by cyclobutane ring. This dimer block DNA replication. जब UV रेडिएशन DNA पर पड़ती है तो पास पास मौजूद दो pyrimidine bases एबनॉर्मल तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। इस एबनॉर्मल जॉइनिंग को pyrimidine dimer कहा जाता है। The pyrimidine residues are covalently joined by cyclobutane ring. UV रेडिएशन दो एडजेसेंट थायमिन मॉलिक्यूल्स को एक 4 मेंबर्ड कार्बन रिंग के थ्रू जोड़ देती है। इस स्ट्रक्चर को साइक्लोब्यूटेन pyrimidine डाइमर कहते हैं। इमेज में लेफ्ट साइड पर नॉर्मल डीएनए दिखाया गया है। दो थायमिन बेसेस अलग अलग प्रेजेंट है। जब यूवी रेडिएशन उस पर पड़ती है तो राइट साइड में दोनों थायमिन बेसेस आपस में जुड़ जाते हैं और साइक्लोब्यूटेन डाइमर बना लेते हैं। यही थायमिन डाइमर डीएनए डैमेज का सबसे कॉमन फॉर्म है। दिस डाइमर ब्लॉक्स डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए को रीड करता है, लेकिन थायमिन डाइमर के कारण डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, रिजल्टिंग डीएनए पॉलीमरेज रुक जाता है, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है या फिर रेप्लिकेशन इनकम्प्लीट हो जाती है और म्यूटेशन जनरेट हो सकता है। अब तक हम फिजिकल म्यूटेजेंस को समझ चुके हैं। अब हम म्यूटेजेंस की दूसरी कैटेगरी यानी केमिकल म्यूटेजेंस को समझेंगे। Chemical mutagens are the naturally occurring or synthetic chemicals that can cause mutation are called as chemical mutagens. The first discovery of the chemical mutagens was made by Charlotte Everbach. केमिकल म्यूटेजेंस वो नेचुरल या सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो डीएनए में चेंजेस लाकर म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं। जेनेटिक्स के फील्ड में केमिकल म्यूटेजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इनकी मदद से साइंटिस्ट लेबोरेटरी में म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं। केमिकल म्यूटेजेंस की डिस्कवरी चार्लोटी एवरबैच ने की थी। केमिकल म्यूटेजेंस इंक्लूड बेस एनालॉग्स, अल्किलेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, मेटल आयंस, डीअमाइनेटिंग एजेंट्स एटसेट्रा। केमिकल म्यूटेजेंस के कई प्रकार होते हैं जैसे बेस एनालॉग्स, अल्किलेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, डीअमाइनेटिंग एजेंट्स एटसेट्रा। सबसे पहले हम बेस एनालॉग्स को समझेंगे। बेस एनालॉग्स आर द केमिकल्स विच स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ एनी ऑफ द 4 स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द डीएनए। बेस एनालॉग्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर डीएनए के नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस से मिलती जुलती होती है। आपको डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस पता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये जो बेस एनालॉग्स होते हैं वो इन्हीं किसी नाइट्रोजनस बेसिस से सिमिलैरिटी दर्शाते हैं, वो स्ट्रक्चर में थोड़ा सिमिलर होते हैं। तो इसी सिमिलैरिटी की वजह से सेल्स कभी कभी इन्हें असली डीएनए बेसिस समझ लेते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं। अब सोचिए अगर किसी सेंटेंस में गलत वर्ड इंसर्ट हो जाए तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जब डीएनए में नॉर्मल बेस की जगह बेस एनालॉग इंसर्ट हो जाता है तो बेस पेयरिंग गलत हो सकती है और म्यूटेशन जनरेट हो सकता है। बेस एनालॉग के कॉमन एग्जाम्पल है 5-ब्रोमायूरासिल और अमाइनोप्यूरिन्स। इनमें से 5-ब्रोमायूरासिल आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज्ड इन द जेनेटिक रिसर्च। ये जो 5-ब्रोमोयूरासिल है इसकी स्ट्रक्चर थाइमिन डीएनए के नाइट्रोजनस बेस थाइमिन से बहुत मिलती है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन के समय सेल इसे थाइमिन समझकर डीएनए में इंसर्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। नॉर्मल थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ पेयर करता है, थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर करता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन जब 5-ब्रोमोयूरासिल कभी एडेनिन के साथ और कभी गुआनिन के साथ पेयर कर सकता है, इसी गलत पेयरिंग की वजह से डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंज आ सकता है। इसी प्रोसेस को अल्टर्ड बेस पेयरिंग कहते हैं, यानी डीएनए के बेसिस गलत बेस के साथ पेयर करने लगते हैं। जब ऐसी गलत पेयरिंग बार बार रेप्लिकेशन के दौरान कॉपी होती रहती है तो म्यूटेशन स्टेबल हो जाता है और जीन की नॉर्मल इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि बेस एनालॉग्स डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। रेप्लिकेशन के दौरान ये गलत कॉपीज बनवाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जीन एक्सप्रेशन भी बदल सकता है। तो याद रखिए
स्टूडेंट्स, बेस एनालॉग्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डीएनए के नॉर्मल बेसिस की नकल करते हैं, डीएनए में इंसर्ट हो जाते हैं और गलत बेस पेयरिंग के थ्रू म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं। एंड 5 ब्रोमो यूरासिल इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये याद रखना। सेकेंड केमिकल म्यूटेशन इज अल्किलेटिंग एजेंट्स। Alkylating agents, a molecule contain alkyl group that adds to the DNA and damages it, called as alkylating agent. Example, ethyl ethane sulfonate EMS adds an ethyl group to guanine, producing 6-ethyl guanine which pairs with thymine. अल्किलेटिंग एजेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो डीएनए के बेसिस पर एक अल्किल ग्रुप जैसे मिथिल हो या इथिल ग्रुप अटैच कर देते हैं। जब डीएनए के बेसिस पर ये एक्स्ट्रा केमिकल्स ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उनकी नॉर्मल बेस पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाती है और म्यूटेशन जनरेट हो सकता है। इसी कंसेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी चाबी को लॉक में परफेक्टली फिट होना चाहिए, लेकिन अगर उस चाबी पर एक्स्ट्रा मटेरियल चिपका दिया जाए तो वो लॉक में सही तरह से फिट नहीं होंगी। बिल्कुल इसी तरह जब डीएनए बेस पर अल्किल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी नॉर्मल पेयरिंग चेंज हो सकती है। अल्किलेटिंग एजेंट का सबसे फेमस एग्जाम्पल है इथिल मिथिल सल्फोनेट। प्लांट जेनेटिक्स और म्यूटेशन ब्रीडिंग में इथिल मिथिल सल्फोनेट का बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। ये जो ईएमएस है वो गॉनिन बेस पर इथिल ग्रुप अटैच कर देता है और उससे 6 इथिल गॉनिन में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मल कंडीशनिंग में गॉनिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद ये गलत पेयरिंग कर सकता है। इसी वजह से डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंजेस आ सकते हैं। यही कारण है कि ईएमएस को म्यूटेशन ब्रीडिंग में एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इफ़िशिएंटली जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है। ईएमएस के अलावा इथिल नाइट्रोज यूरिया ENU, मस्टर्ड गैस और विनिल क्लोराइड भी इम्पॉर्टेंट अल्किलेटिंग एजेंट्स हैं। ये सब डीएनए के बेसिस को केमिकली मॉडिफाई करके म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। इसलिए याद रखिए कि अल्किलेटिंग एजेंट्स डीएनए पर अल्किल ग्रुप अटैच करके नॉर्मल बेस पेयरिंग को डिस्टर्ब करते हैं और म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड केमिकल म्यूटेशन इज डीअमाइनेटिंग एजेंट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डीअमाइनेशन होता क्या है। द लॉस ऑफ एन अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 फ्रॉम अ बेस, it is called as deamination. Deamination can occur spontaneously or be induced by mutagenic chemicals such as nitrous acid, hydroxylamine, sodium azide, etc. Deamination of DNA bases can produce highly mutagenic lesion such as uracil, hypoxanthine and xanthine. Deamination मतलब DNA के कुछ बेसिस में एक अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब किसी बेस से ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो इस प्रोसेस को डीअमाइनेशन कहते हैं। डी मतलब रिमूव करना, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप, मतलब डीअमाइनेशन मतलब NH2 ग्रुप को रिमूव करना। डीएनए बेस की केमिकल स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल जाता है जो अमाइनो ग्रुप है, जिससे उसकी आइडेंटिटी ही बदल जाती है। इसी प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का आईडी कार्ड है और उस पर से उसका फोटो हटा दिया जाए, अब उसकी पहचान बदल गई। बिल्कुल वैसे ही अमाइनो ग्रुप रिमूव होने पर डीएनए बेसिस की पहचान और पेयरिंग बिहेवियर बदल सकता है। डीअमाइनेशन नेचुरली भी हो सकता है और कुछ केमिकल की वजह से भी इंड्यूस्ड किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट डीअमाइनेटिंग एजेंट्स जैसे नाइट्रस एसिड, हाइड्रोक्सिलामाइन, सोडियम अजाइड, ये सब डीअमाइनेटिंग एजेंट्स हैं जो डीअमाइनेशन करवाते हैं। ये केमिकल्स डीएनए बेसिस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं और म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल साइटोसिन का है। इस डायग्राम में देखिए, जब साइटोसिन का डीअमाइनेशन होता है तो वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि डीएनए में नॉर्मली यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता, यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। इसलिए जब रेप्लिकेशन होता है तो सेल गलत बेस पेयरिंग कर सकता है और म्यूटेशन जनरेट हो सकता है। इसी तरह डीअमाइनेशन के कारण हाइपोक्सैंथिन और xanthine जैसे एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। ये अल्टर्ड बेसेस डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं और हाईली म्यूटाजेनिक लीजन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ लीजन का मतलब है डीएनए में हुआ डैमेज या एबनॉर्मल चेंज। इसलिए डीअमाइनेटिंग एजेंट जो है स्टूडेंट्स वो म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये डीएनए बेसिस की केमिकल आइडेंटिटी को ही चेंज कर देते हैं। अब केमिकल म्यूटेशंस देख लिए, आगे चलते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन।
इंड्यूस म्यूटेशन जो आर्टिफिशियल म्यूटेशन है, जो किसी ऑर्गेनिज्म में किसी वजह से इंड्यूस किया जाता है, जो हमने पहले इंड्यूस म्यूटेशन में देख लिया। तो अब तक हमने देखा कि इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन से म्यूटेजेंस होते हैं जो डीएनए में चेंजेस लाते हैं। अब देखते हैं इंड्यूस म्यूटेशन के एप्लीकेशन, यानी इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है crop improvement. Induced mutation is mostly used in crop improvement to improve yield, quality, disease and pest resistance in crops or to increase the attractiveness of the flower and ornamental plants. Crop improvement का मतलब होता है फसलों की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का यूज करके साइंटिस्ट ऐसे प्लांट्स डेवलप करते हैं जिनमें हाई यील्ड मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा डिसीज रेजिस्टेंस, यानी मतलब कि प्लांट्स में होने वाले डिसीज को रेजिस्ट करने की पावर दिलाते हैं, और पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कीड़ों से बचने की क्षमता हो। इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स सजावटी वाले पौधे होते हैं, उनमें साथ में फूलों का साइज, कलर और अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ाया जा सकता है। मोर देन 1500 improved varieties have been developed through induced mutation in various field crops all over the world. In India, induced mutation have been instrumental in developing improved varieties of wheat NB836, Sarbati Sonora, Pusa Larma, barley RBD1, rice Jagannath IIT 48, IIT 60, tomato Pusa Lal Miruti S12, कॉटन MCU10, इंदो 2 एट्सेट्रा। इसी टेक्निक की मदद से दुनिया भर में 1500 से अधिक इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज डेवलप की जा चुकी है। भारत में म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू कई सफल वेराइटीज बनी गई है, जैसे कि हमने देखा वीट की, राइस की, टोमेटो, कॉटन, जो अलग अलग नाम दिए गए हैं स्क्रीन पर, वो अलग अलग वेराइटीज इंडिया में इंड्यूस म्यूटेशन की वजह से बनी है। इंड्यूस म्यूटेशन कैन एनहांस प्लांट डाइवर्सिटी। इंड्यूस म्यूटेशन का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये प्लांट डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। जब डीएनए में नए म्यूटेशंस आते हैं, नए चेंजेस आते हैं, तो नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। इससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है और ब्रीडर्स को सिलेक्शन के लिए अधिक ऑप्शंस मिलते हैं। इसी वजह से इंड्यूस म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट करने का एक बहुत इफेक्टिव टूल माना जाता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब है एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स में जीन्स और कैरेक्टर्स का अंतर। जैसे राइस है, राइस के कितने सारे वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगे। बासमती राइस हो, कोई राइस कलर्स में अलग अलग होते हैं, तो कोई बारीक होता है, किसी राइस का साइज थोड़ा जाड़ा होता है, तो इसी को हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी बोलेंगे। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी फॉर वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर्स इन क्रॉप प्लांट्स, जो हमने देखा। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड एंड ओवरकमिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसके अलावा इंड्यूस म्यूटेशन का यूज मेल स्टेरिलिटी इंडक्शन में भी किया जाता है। मेल स्टेरिलिटी का मतलब है कि प्लांट पोलेन प्रोड्यूस नहीं करता या वायबल पोलेन नहीं बनाता। वायबल पोलेन मतलब वो पोलेन जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि इस कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन आसान हो जाती है। इंड्यूस म्यूटेशन की मदद से हैप्लॉइड प्लांट्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स में क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है। प्लांट ब्रीडर्स इन्हें यूज करके बहुत जल्दी प्योर लाइंस डेवलप कर सकते हैं, जिससे ब्रीडिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ओवरकमिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें प्लांट्स अपने ही पोलन से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। म्यूटेशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, जिससे सीड प्रोडक्शन और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को सफलता मिलती है। इसी तरह म्यूटेशन एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एक बहुत पावरफुल टूल है, जो नए कैरेक्टर्स लाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है और इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, म्यूटेजेंस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन के एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में समझा। हमने देखा कि कैसे डीएनए में होने वाले छोटे से चेंजेस कभी हार्मफुल, कभी बेनिफिशियल और कभी इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो और कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वन मोर टॉपिक के साथ।
Till then, keep learning, keep growing. Thank you for watching.